Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन इस YouTube चैनल में, जहां पर हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। करंट अफेयर से लेके स्टैटिक्स पोर्शंस, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। लेट्स एंजॉय। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इकोनॉमिक सेशन से है और ये सारे प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। घटना अभी बहुत काफ़ी चर्चे में है, इसलिए इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन owned by central banks that foster इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन। सीधी सी बात है, BIS जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा मतलब मिलकर पूरी भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो मौद्रिक और जो वित्तीय से लेन देन जो होता है उसके संबंध में एक तरह से कॉपरेशन करना है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट सर्व एज ए बैंक फॉर सेंट्रल बैंक। ओके, BIS मतलब एक तरह से सर्व करता है एज ए बैंक फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक के, ठीक है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS इज लोकेटेड एट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये जो BCS का जो बैंक का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? क्या वो BIS में है? इज लोकेटेड द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एट स्विट्जरलैंड। लेट्स सी, डी इज द राइट आंसर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट is an international financial institution, okay, that is owned by a central bank that foster international monetary and financial cooperation and serves as the bank for central banks। द बैंकों का बैंक है, पूरे विश्व में बैंकों का बैंक है, तो वो BIS, ठीक है। जैसे भारत में सभी बैंकों का बैंक है RBI, उसी तरह विश्व के सभी बैंकों का बैंक है BIS। तो वो वास्तव में करते क्या? विश्व में एक जो मुद्राओं का लेन देन होता है, ओवरऑल समझ लीजिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, जो बहुत सारा फ्लक्चुएशन ना हो जाए, बहुत सारा हो हल्ला ना हो जाए, क्योंकि एक देश का बैंक अगर बहुत ही स्टेबलाइज होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव विश्व के और भी कोने में पड़ेगा। लेट्स सी समथिंग मोर। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS एक बेसल कमिटी है जो बैंकिंग सुपरविजन करता है, इज ए कमिटी of banking supervisory authorities that was established by the central bank governors of the group of the countries 10 countries। जब 10 देश के, ठीक है, गवर्नर और उसके जो और भी जो इससे जुड़े हुए अथॉरिटीज आपस में मिलकर 1974 में इन्होंने BCBS का गठन किया था, ठीक है। द कमिटी एक्सपेंडेड इस मेंबरशिप, धीरे धीरे इसका मेंबरशिप बढ़ता चला गया 2009 में, और अगेन फिर 2014 में भी, और वर्तमान में अगर देखा जाए 2019 में, तो लगभग लगभग आपको मानना होगा BCBS में 45 मेंबर हैं, जिसका 28 जुडिक्शन एरिया है, मतलब 28 देशों में इसका जुडिक्शन है, 45 मेंबर हैं, जिसमें कि सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक्स एंड अथॉरिटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। मतलब उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी ले ली है कि बैंकिंग रेगुलेशन ठीक ठाक होगा, अच्छा से होगा। द कमिटीज सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये जो कमिटी का जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय है वो कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट स्पेगेटी बाउल इफेक्ट। स्पेगेटी बाउल इफेक्ट समटाइम इन न्यूज, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फ्री ट्रेड एंड थ्रेटनिंग WTO पोजीशन। स्पागहट्टी या स्पेगहटी बाउल इफेक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट supplanting multilateral world trade organization negotiation an alternative path towards the globalization। मतलब एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को किसी और तरीके से
फैलाने का एक तरीका है। इस पे घाती बाउल, इसका इस टर्म का पहला बार यूज जगदीश भगवती जी ने 1995 में किया था। यूएस ट्रेड पॉलिसी के रूप में एक पेपर निकाला था। Infatuation with free trade agreement, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेयर ही ओपनली क्रिटिसाइज, जहाँ उन्होंने साफ साफ निंदा कर दी एफएटीएफ एज ए बीइंग पैराडॉक्सिकली काउंटर प्रोडक्टिव। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है इन प्रोमोटिंग फ्रीयर एंड मोर ओपन ग्लोबल ट्रेड्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वास्तव में ये एक तरह से दुश्मन हो गया है ग्लोबलाइजेशन का। अकॉर्डिंग टू भगवती, टू मेनी क्रिस क्रॉसिंग एफटीए, जरूरत से ज्यादा जो क्रिस क्रॉसिंग एफटीए हो रहा है ना एक दूसरे के बीच, उससे क्या होता है, कंट्रीज टू अडॉप्ट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। ये कंट्रियां जिनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो अपने ही लोगों के साथ खाली काम करने के लिए मतलब मन बना लेते हैं और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अपना लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ का जो कुछ नॉर्म्स है उसका उल्लंघन भी होता है एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ट्रेड, और इससे पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। कुछ कंट्रियाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर एक तरह से क्षेत्रवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, ग्लोबलाइजेशन को कहीं ना कहीं खतरा है इससे। वही है स्पेगेटी बाउल इफेक्ट। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। When the general price level arises in countries because of the rise in price of imported commodities, जब आप कोई बाहर से सामान खरीदते हैं और उसकी चीज़ों की कीमत बढ़ने के कारण अगर देश में इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन होता है तो उसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। द वीकनिंग ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, आपका अगर पैसा रुपया जो है अगर वह या फिर घरेलू जो मुद्रा अगर वो कमज़ोर है, इससे क्या होगा ना, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वीकनिंग ऑफ करेंसी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकता है देश में। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप खरीदेंगे डॉलर के रूप में तो आपको अधिक से अधिक डॉलर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपका करेंसी तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट कर चुका है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है। When the general price level rises in the country due to the rise in the price of imported commodities, जैसे कि सपोज क्रूड ऑयल है, मैन्युफैक्चर गुड्स है, या स्टील है, या सेमीकंडक्टर्स है, इन चीज़ों का कीमत अगर बढ़े और उन चीज़ों को हम आयात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो इन्फ्लेशन इस टर्म इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन में ऑल्सो राइज ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन से भी जो इन्फ्लेशन पैदा होता है तो वो भी क्या करता है, धक्का देता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को। ठीक है। Which of the following banks are insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation? DICGC, you know about that? DICGC ने पिछले 2 साल पहले जो 1 लाख की जो एक आपको इंश्योरेंस मिल रहा था, अब वो 5 लाख हो चुका है। तो आपको ये जानना है कि इसके अंदर किन किन बैंकों को इंश्योर्ड किया जाता है। ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शन इन इंडिया, ऑल स्टेट सेंट्रल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आते हैं, ठीक है, बाकी सभी के सभी आपको पता है सही है। तो कमर्शियल बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स जो कि भारत में काम कर रहे हैं, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सब के सबको इंश्योर किया गया है डीआईजीसीजी की तरफ। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी ऑल स्टेट सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसका फंक्शन स्टेट में हो सकता है, यूटी में हो सकता है, विच हैव अमेंडेड द लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट empowering the RBI to order the register of cooperative society of the state sponsored या state या फिर UT to find out a cooperative bank or to supersede its committee of the management and requiring registered not to take any action regarding binding up amalgamation reconstruction of cooperative bank without prior sanction in writing from RBI are covered under the deposit insurance scheme. At present, all cooperative banks are covered by the DICGC. देखिए, at present, all cooperative banks are covered by DIGC, but
Primary cooperative societies are not insured by DICGC. Okay. Consider the following statement regarding real estate investment trust, REIT. रियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके संबंध में, रियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इन्वेस्टमेंट्स vehicles that pool investor money like a mutual funds and use it to buy the real estate assets. Real estate investment trust can invest in all kinds of income generating properties like residence, office, hotel, mall, warehouse. Okay. Majority of the portfolio of REIT should be invested in completed and rent generating properties. Which are the correct about रियल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में आपको जानकारी है? देखिए, रियल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, तीसरी बात भी सही है। रीट यानी रियल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर द इन्वेस्ट व्हीकल्स, मतलब एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें कि इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को फंसाते हैं, लगाते हैं, पूल इन्वेस्टर मनी, जैसे कि म्यूचुअल फंड काम करता है ना, उसी तरह, एंड यूज इट, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय ए पोर्टफोलियो ऑफ रियल इस्टेट एसेट, और रियल इस्टेट का जो एसेट है उसको खरीदने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे मैनेज दिस एसेट टू जनरेट रेगुलर इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। In order to ensure the REIT is able to generate income, 80% of the portfolio of REIT should be invested in completed and rent generating property. तो 80% जो REIT होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए। While REIT can invest in all kinds of income generating properties, REIT का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में किया जा सकता है, जैसे कि रेजिडेंट्स में, ऑफिस में, होटल्स में, मॉल बनाने में, वेयर हाउस में। इन इंडिया लिस्टेड REITs आर फोकसली मेनली इन ऑफिस स्पेस, लेकिन इसका अधिक भारत में देखा जाए तो REIT का जो फोकस है ना वो ऑफिस स्पेस के रूप में काम करता है। As per the SEBI's guidelines, REIT need to mandatorily distribute 90% of their income to unit holders। 90% जो होना चाहिए ना, वो इनकम जो होना चाहिए वो यूनिट होल्डर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम और बोथ, या तो डिविडेंड के रूप में आपको फायदा मिलेगा या तो इनकम के रूप में या फिर दोनों के रूप में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज denominated in grams of gold. Eligible investor include individual, trust, universities, charitable institution. Bonds can be issued by non-banking financial institution and private banks in India. तो अभी सबको तो मिला नहीं है, केवल 4 बैंकों को मिला है, तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट। बी इज द राइट आंसर 1 and 2। जो sovereign gold bonds are the government securities denominated in the grams of gold। ठीक है, तो दे आर द सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं, माला रखना चाहते हैं, कान का झुमका रखना चाहते हैं गोल्ड के रूप में, ये सब क्या है? ये सब तो पत्थर के जैसा है ना, ये तो घर में पड़े पड़े, इसका कोई उपयोगिता तो नहीं है, दाम उसका बढ़ेगा नहीं, उसका यूज नहीं हो रहा है, और हम अधिक से अधिक आभूषण के चक्कर में अधिक से अधिक बाहर से सोने को क्या करते हैं, आयात करते हैं। गोल्ड इंपोर्ट करना हमारा खूबी है, तो इसको कहीं ना कहीं एक तरह से रेगुलेट करना, चैनलाइज करना इसके मतलब फिजिकल गोल्ड को। इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन केस। अब इन्वेस्टर को जो होगा ना उनको चुकाया जाएगा कौन सी प्राइस इन केस, एंड बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन द केस ऑफ मैच्योरिटी। आप चाहे तो इस बॉन्ड का उसको भुना सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। द बॉन्ड इज इशू बाय RBI। अब बॉन्ड को कौन निकाल कर रहा है? तो RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बॉन्ड को केवल और केवल अभी RBI के द्वारा सरकार के मतलब बिहाफ में जारी किया जाता है। अब क्वांटिटी की बात कर ले तो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पे इज प्रोटेक्टेड सिंस ही रिसीव द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ प्रीमेच्योर रिडेम्पशन।
Sovereign gold bond offers a superior alternative to holding gold in physical form. तो ये बेहतर तरीका है गोल्ड को अपने पास रखने का. द रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर इससे हट जाएगा. जो आप स्टोरेज करते हैं जो उसका जो रिस्क होता है वो सब खत्म हो जाएगा. इन्वेस्टर्स आर एश्योर्ड of the market value of gold at the time of maturity and periodically interest. इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा मैच्योरिटी होने के पश्चात. Sovereign gold bond is free from issue like making charge and purity in the case of gold in jewelry form. आप उसको बार जो जो हम लोग जो सोना चांदी पहनते हैं उसको तो साफ कराना पड़ता है ना बीच बीच में, तो आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगा करने का. द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई या डीमेट, या तो डीमेट फ्रॉम द एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस ऑफ स्क्रिप्ट. अगर आप चाहते हैं तो इसका तो या तो बुक रख लीजिए या फिर इसका डीमेट अकाउंट भी बना लीजिए. डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हैं तो आपका स्क्रिप्ट खोने का कोई डर नहीं होगा. पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर इलिजिबल. जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उसी को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल किया गया है. ध्यान रहे एलिजिबल इन्वेस्टर जिसमें कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन खरीद सकता है. देखिए एक इंडिविजुअल खरीद सकता है, हिंदू यूनाइटेड फंड, एच कर सकता है, ट्रस्ट कर सकते हैं, टिम्बर्स कर सकता है, चैरिटेबल कर सकता है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर विद सब्सिक्वेंट चेंज इन रेजिडेंटल स्टेटस फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट मे कंटिन्यू टू होल्ड एसजीबी टिल अर्ली मैच्योरिटी. ठीक है. Answer the following statement regarding fiscal prudence. Once again, fiscal prudence is a simply implies spending excess to create demand in economic. ऐसा कुछ नहीं. Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 institutionalize the concept of fiscal prudence. बिल्कुल चलिए, be the right. फिजिकल प्रूडेंस का सीधा सा अर्थ होता है, फिजिकल प्रूडेंस मतलब आप अपने पैसों को एक लिमिट के अंदर खर्चा कीजिए. फॉर एनी इकोनॉमिक टू मैच्योर, फिजिकल प्रूडेंस इज क्रिटिकल. इफ द गवर्नमेंट continues to spend way more than its revenue, it will be either have to print more currency or borrow from the market to meet the shortfall. Of course, printing currency will fuel inflation. At times, hyperinflation भी हो सकता है. In a bid to avoid this scenario, अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और तो आपको mandate fiscal prudence करना होगा. The government of India passed the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act in 2003. ऐसा करने के लिए उसने एक तरह से इसको संस्थाकरण कर दिया था, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था. Its objective was to institutionalization, ठीक है, institutionalize fiscal prudence and reduce the country's fiscal deficit in such a manner that it generally moves towards the balancing the budget. Next one, movement or changes in India's foreign exchange reserve occur due to. किस कारण हमारा फॉरेन जो एक्सचेंज है रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बदलता है. एक्सटर्नल एड रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार को जो सहायता मिलता है एक्सटर्नल एड, उससे क्या फॉरेन एक्सचेंज में कुछ बदलाव आता है क्या. इनकमिंग अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनकम अराइजिंग आउट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई. सेल परचेज करने से क्या ऐसा होता है आरबीआई को फायदा. तो बदलाव की बात की गई है तो सब एक सब सही है. मूवमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी एसेट कहिए या फॉरेन करेंसी रिजर्व कहिए, अकर मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई. ऑन अकाउंट क्या, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई की तरफ किया जाता है. इनकम अराइज आउट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. एक्सटर्नल एड रिसीव of the central government, या changes on account of revaluation of asset. अगर रिवैल्यूएशन हो गया तो भी फायदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एड मिल रहा है तो भी फायदा है, तो बदलाव तो होगा ही उसी से. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल पर्सन इनकम. यू नो अबाउट अ डिस्पोजेबल पर्सन इनकम, जब आपके पास जो पैसा शेष बचता है आफ्टर गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड रिमूविंग द सब्सिडीज, गेटिंग द सब्सिडीज,
तो वही है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेट इंटरेस्ट हाउस होल्ड पेमेंट्स, मतलब ध्यान रहे इसमें कौन कौन सा पार्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का। नेट इंटरेस्ट हाउस होल्ड पेमेंट, इनकम टैक्स पेमेंट्स, नॉन टैक्स पेमेंट्स सच एज फाइन सेलेक्ट अदर करेक्ट, सब के सब होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सब इससे बाहर निकाल दिया था इसको, उसके बाद आपके पास जो बचता है वही बचता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है मनी दैट कैन बी यूज फॉर पर्सनल टास्क एंड सेव्ड योर सेविंग्स। आपके हाथ में क्या बचा सब कुछ देने के बाद, तो इस सबको हटाइएगा ना, नहीं जोड़िएगा। एट द सेम टाइम डिस्पोजेबल इनकम यूजली लोअर देन नॉमिनल, और ये नॉमिनल से तो कम ही होगा। सिंपली समझ लीजिए, ये तब आपके हाथ में आएगा जब आप मैंडेटरी पेमेंट्स और टैक्सेस को हटा दीजिएगा आपके टोटल अमाउंट से। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में आपको सबसे पहले आपका जो पर्सनल इनकम है उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स को हटाइए, और जो नॉन टैक्स पेमेंट जो होता है, फाइन जो होता है, उसको भी हटाइए, तब आपके पास जो बचेगा वह है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट इज ए क्रूशियल as this has a direct bearing on the current account deficit। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट इसलिए मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से जुड़ा हुआ है, तो उसको हिट करेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प्स ब्रिज द करंट अकाउंट डेफिसिट। जो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आता है, कहीं ना कहीं वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैच करने में या उसको ब्रिज करने में, जो उसका जो गैप है उसको कम करने में मदद करेगा। वाइडर द करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी जितना ज़्यादा होगा, लोअर द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रूपी। करंट अकाउंट वाइडर होगा तो फिर आपका लोअर डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रूपी, रूपी पे तो भार बढ़ जाएगा ना यार, तो 3 को हट दीजिए और 1 और 2 के साथ चले जाइए। मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट इज ए क्रूशियल एज दिस हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट की गहराई को और चौड़ा कर देगा। डिसकंसर्टेंटली फॉरेन डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं आप, एफडीआई which typically helps bridge the current account deficit has seen as a moderation, and wider the CAD, greater the downward pressure on the rupee, which has already weakened considerably since the conflict in Eastern Europe began in February. A weaker rupee in turn makes import costlier, आपको आपका आयात बहुत महंगा हो जाएगा, पोटेंशियली वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है धीरे धीरे और चौड़ा हो जाएगा, और इससे आपको जो आपका फिस्कस साइकिल है वो ट्रिगर कपाने लगेगा, हो सकता है कपा जाए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ASEAN Infrastructure Investment Bank is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcomes in Asia and beyond. All the G20 nations are member of AIIB. Yeah. सोचिए. China is the largest shareholder in the bank, followed by Russia. Which are the correct? Only and only one is correct. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is a multilateral development bank with a mission to improve the social and economic outcomes in Asia and beyond. Party 57 founding members है इसके. Agreement to comprise the membership of the bank. इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है. इसका ऑपरेशन जो है 2016 से स्टार्ट हो चुका था। 2016 से क्या एम है इसका? एक तो इन्वेस्टिंग इन दिस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें अधिक से अधिक इन्वेस्ट होना चाहिए। अदर प्रोडक्टिव सेक्टर टुडे, इट एम्स टू कनेक्ट पीपल, सर्विस, मार्केट that over all time will impact the lives of the billions and the build the better future. इसके मेंबर there are more than 100 members now. अभी वर्तमान समय में AII के 100 से ज़्यादा सदस्य हैं। Not all G20 में नेशन, लेकिन याद रहे G20 के सारे नेशन इसमें शामिल नहीं है अभी। वोटिंग राइट की बात कर लें तो चाइना का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लगभग 26%, 26.5% वोटिंग शेयर है उसके पास, और उसके बाद है इंडिया का। तो 26% या 26.5% के साथ वोटिंग शेयर में लार्जेस्ट शेयर होल्डर में AIIB में चाइना, उसके बाद भारत का लगभग 7.5%, रसिया का 6%, और फिर जर्मनी का। द रीजनल मेंबर होल्ड
75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। जो रीजनल मेंबर्स है इसके 75% वोटर टोटल वोटिंग पावर अपने पास रखते हैं। अब है जीरो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, जो जीडीपी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, या ऑफ कोर्स एनआरआई के द्वारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो बाहर पैदा हमारा जोग्राफिक्स एरिया के अंदर जो कुछ उत्पादन हो रहा है, कोई भी उत्पादन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही जीडीपी होगा। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, विद इन, ध्यान रहे, विद इन सब, विद इन द कंट्री, विद इन अ कंट्री, विद इन एन ईयर। इंडियन नेशनल लिविंग अब्रोड डू नॉट कंट्रीब्यूट इंडिया जीडीपी। हमारे भारत के बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं उनके द्वारा जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कंक्लूड ही नहीं होगा, इंक्लूड ही नहीं होगा उसमें। दे डू हाउ इवर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीएनपी, उनका योगदान जीएनपी में होगा। बट द ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डायरेक्टली अकाउंट्स एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जो ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, वो निश्चित रूप से जीडीपी का हिस्सा होगा। एंड इट क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कैसे आ सकता है। सप्लाई बोटलनेक्स, ऑफ कोर्स, रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी से इन्फ्लेशन का सबको जुड़ा हुआ है। हायर वेजेज ऑफ फॉर वर्कर्स, गवर्नमेंट हायर वेजेज, स्वाभाविक है डिमांड बढ़ जाएगा, उससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट गिविंग स्टिमुलस मनी, ये भी हो सकता है। तो एक है, तीन है, चार है, और नहीं है तो सब है, क्योंकि वो तो बोले आपको, देखो इन्फ्लेशन को पकड़ना उतना आसान नहीं है, कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। रिकवरी होगा तो उसमें भी इन्फ्लेशन होगा, कहीं ना कहीं देखा जाता है रिकवरी से के बाद इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस रहते हैं। इन यूएस हायर इन्फ्लेशन इज लार्ज पार्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी। अभी यूएस में जो अभी देखा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सामान तो बदल हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोगों के द्वारा डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, और उसके कारण जो मिसमैच उत्पन्न होता है, और ये इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक यूएस गवर्नमेंट एक्सटेंडेड मैसिव सपोर्ट। क्योंकि हुआ क्या कि यूएस गवर्नमेंट ने भारत की जस्ट अपोजिट, मतलब भारत ने तो कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से संसाधनों को लोगों के हाथ में दिया, पैसा नहीं दिया। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया ना, वह इकोनॉमिक जब पेंडेमिक में था तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा सपोर्ट कर दिया उन लोगों को। यूएस गवर्नमेंट एक्सटेंडेड मैसिव सपोर्ट टू द इकोनॉमिक इन द फॉर्म ऑफ गिविंग स्टिमुलस मनी, एंड दिस क्रिएटेड ह्यूज सर्ज इन ओवरऑल डिमांड। और लोगों के हाथों में जब पैसा आ गया तो स्वाभाविक है लोग अंधाधुंध खर्चा करते हैं। एंड नॉट ओनली बूस्टेड द जीडीपी बट ऑल्सो बम्प्ड ऑफ द प्राइस लेवल। उसने जीडीपी को तो नहीं बढ़ाया, क्योंकि जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जीडीपी से जो हाथ में पैसा नहीं थोड़ा बढ़ जाता है, जीडीपी तो उत्पादन से बढ़ता है। प्राइस लेवल बहुत ऊपर चला गया। देयर वाज अनदर कॉज फॉर इन्फ्लेशन, सो कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है। दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई बोटलनेक्स, क्योंकि सप्लाई बोटलनेक्स का सीधा मतलब होता है जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, अगर उसमें किसी प्रकार का बाधा आ जाएगा ना तो उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। सच ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर, ब्रेकिंग ऑफ सप्लाई चेन leading to the higher cost. It's a higher cost होगा, such a higher wages of worker which is in turn lead to the higher prices and higher inflation. चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगेगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। द स्पॉट ऑफ हायर फूड और फूड एनर्जी का प्राइस बढ़ना इन द वेक ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, यू नो अबाउट दैट। यूक्रेन रशिया के वार के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर से तेजी से चला गया, उससे एनर्जी और फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गया। तो ये सब बोटल नेक प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर। अभी ये भी चर्चा में है एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि उन पर एक टैक्स की बात चल रही है। क्योंकि एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, इनके पास अकुत संपत्ति होती है, ये खोजते हैं ऐसे इन्वेस्टर को, ऐसे इंटरप्रेनर्स को जो उनके फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं, दोस्त होते हैं, सहपाठी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके अंदर टैलेंट है, बुद्धि है। वो क्या करते हैं ना, अपना शेयर जारी करते हैं। ये इंटरप्रेनर अपना शेयर जारी करते हैं जो बाजार कीमत होता है उससे कम कीमत पर। किसको, कम कीमत पे अधिक कीमत पर, बताइए सोच के, अधिक कीमत पर, कम कीमत पे नहीं, अधिक कीमत पे उसको जारी करते हैं। अब वो अधिक कीमत चुका देगा, इसके मदद से वो क्या करेगा, 10 का शेयर अगर वो 100 में खरीद ले तो स्वाभाविक है 90 रुपये का घोटाला हो गया, और 90 रुपये का प्रॉफिट जो होगा वो कम दिखाएगा जो इन्वेस्टर है। तो इसके कारण सरकार को 90 रुपये पर जो टैक्स लग सकता था उसका नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने सोचा कि जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट की तरफ देखेंगे हम लोग।
तो वो जो एंटरप्रेनर है, जो भी एंटरप्रेनर हो या स्टार्टअप्स हो, अब स्टार्टअप की जो वो एक तरह से कमाई के रूप में देखा जाएगा और उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा। ये एंजल इन्वेस्टर, इसी से हम लोग एक्स्ट्रा बात तो मैंने कर दिया। लेट्स सी, एंजल इन्वेस्टर आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हु जनरली बाय बैक फेल्ड फर्म्स फॉर एसेट रीस्ट्रक्चरिंग। ऐसा तो नहीं करते हैं द फंड फंड्स एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड में बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है टू हेल्प द बिजनेस प्रॉपर और एन अनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द इकोनॉमिक कंपनी। या ऑफ कोर्स, आई थिंक इनकरेक्ट तो आप जानते ही हैं, केवल ए इनकरेक्ट है। एंजल इन्वेस्टर जिसको हम लोग, वो प्राइवेट इन्वेस्टर भी हो सकता है, सीड इन्वेस्टर भी हो सकता है, एंजल फंडर भी हो सकता है, इज अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, हाई नेट वर्थ अकूत संपत्ति उनके पास, हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग फॉर ए स्मॉल स्टार्टअप्स। अभी शुरुआत में अभी जो पैदा हुए हैं स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, जो तैयार है अपना ओनरशिप देने के लिए। जैसे आप शार्क टैंक में क्या देखते हैं, वो लोग तो बहुत अकुत संपत्ति लेके बैठे हैं, आता है कोई अपना अपना विचार लेके, शार्क टैंक बोलता है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका आपका जो इक्विटी हमको 5% 10% इसके साथ देना पड़ेगा। तो यही तो है एंजल इन्वेस्टर की कहानी। ऑफन होता क्या है, एंजल इन्वेस्टर आर फाउंड अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिली, वो तो उसी के परिवार से हो जाता है, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसी के परिवार से, फ्रेंड से। द फंड दैट एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मे बी वन टाइम, या तो एक ही बार पैसा दे सकता है टू हेल्प द बिजनेस गेट अप द ग्राउंड, ताकि वो एक जमीन पर अपना धरातल पर एक मजबूती बना सके, या फिर ऑन गोइंग इंजेक्शन धीरे धीरे करेगा टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्ट अर्ली स्टेज। शुरुआती दौर में कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब मार्केट बनाना उतना आसान तो नहीं होता ना, तो एंजल इन्वेस्टर उनके लिए एंजल के रूप में आता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर द एवेन्यू टू पुल इन फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग इन, ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट AIF होता है, आर एवेन्यू टू पुल इन फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेंचर कैपिटल में, प्राइवेट इक्विटी में, डेब्ट फंड्स में, एवरीवेयर। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर एन एवेन्यू टू पुल, मतलब एक तरीका है जहां पर आप ढेर सारे टू पुल इन फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी, रियल इस्टेट और हेज फंड्स। देयर आर थ्री कैटेगरीज, तीन प्रकार के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। नंबर वन, कैटेगरी वन, जिसको AIF, दोज फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सोशल वेंचर फंड्स, infrastructure funds, SME funds, and so on. The government or the regulators consider this category of funds as socially viable और इकोनॉमिकली डिजायरेबल। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वन जो होता है, उसको सरकार और रेगुलेटर जो है बोलते ठीक है यार, ये ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे सोशली सोशली रूप से वायबल भी है, इकोनॉमिकली रूप से डिजायरेबल भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा जगह पैसा फंसा रहा है जो सरकार करती है, मतलब तो सरकार चाहती है अरे निजी कंपनियां भी तो आए SME को, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या सोशल इशू को ठीक से करने के लिए, तो ऐसा ठीक है। कैटेगरी वन इज अ गुड। कैटेगरी टू आर दोज that do not leverage or borrow other than to meet day-to-day operational requirement. This category typically consists of private equity funds or debt funds. ये तो private equity हो सकता है या debt हो सकता है। Category three funds are typically comprised of hedge funds that employ diverse or complex trading strategy. मतलब ये टीम वाले जो है ना, वो एक तरह से बहुत होशियार लोग होते हैं, ये डाइवर्स स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन listed or unlisted derivatives. AIF managers try to employ leverage. Under the RBI Act 1934, if the central bank fails to meet the inflation target, अगर इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में फेल हो गई भारत RBI फॉर द 3 consecutive quarter, it is required to provide the following information for the government. सरकार को क्या क्या बताना पड़ेगा उसको, एक तो रीजन फॉर द फेलर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट, दूसरा रेमेडियल एक्शन proposed to be taken, an estimate of the time period within which the inflation shall be achieved. अरे यार ये सब तो जनरल सी बातें हैं, ओवरऑल सब सही है। अंडर द RBI एक्ट 1934, 1934 का एक्ट कहता है अगर सेंट्रल बैंक
अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में असफल रहती है 3 लगातार क्वार्टर्स में, ठीक है, 9 महीने में, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उनको कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा सरकार को। एक तो कारण बताना पड़ेगा, कारण कि आप ये अचीव क्यों नहीं कर पाए। दूसरा है कि इसके क्या क्या रेमेडियल एक्शन हो सकते हैं, आप बताइए मुझे। तीसरा है कि आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि कितने दिनों के अंदर आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। The Monetary Policy Committee has 6 members, including the RBI governor, where each member is nominated by RBI. Oh, really? Monetary Policy Committee meets every 2 months to evaluate the current status and outlook for the inflation and economic growth. When the Monetary Policy Committee wants to contain inflation, it follow. जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो डियर मनी पॉलिसी अपनाती है या चीप मनी पॉलिसी अपनाती है, या सोचिए 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 यार सोचिए। चलिए सोच लिया हमने बहुत। केवल और केवल सी सही है, 2 और 3। एक तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें नॉमिनेटेड का कोई बात ही नहीं है, 3 सब के सब। एमपीसी है 6 मेंबर, इंक्लूडिंग गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर होता है। 3 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और 3 गवर्नमेंट के द्वारा। एमपीसी मीट्स एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में मिलता है। दैट इज 6 टाइम्स, एक साल में 6 बार, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिसंबर, ठीक है। टू इवेल्यूएट द करंट स्टेटस एंड आउटलुक फॉर द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पे नजर बनाए रखने के लिए बेस्ड ऑन द असेसमेंट इट इट ट्विक्स a repo rate, which is the interest rate at which the RBI loans money to the banking system. It is for this reason the movement in the repo rate influence the overall interest rates in economic. Typically, when the MPC wants to contain inflation, जब वो इन्फ्लेशन को कंटेन करना चाहता हो, रोकना चाहता हो, कम करना चाहता हो, it raises the repo rate, वो रेपो रेट को बढ़ाता है। आई मीन सच ए डियर मनी पॉलिसी, इसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। मतलब जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ बोरोइंग, जैसे कि बोथ द कंज्यूमर जैसे कार लोन, या प्रोड्यूसर जैसे कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लोन, कॉस्ट क्लियर हो जाता है एंड इफेक्टिवली स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है in the economic. When inflation outlook is benign but growth is stalling, the RBI can choose lower repo rate and promote economic activity. इसके विविध प्रक्रिया में वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपना लेता है, लोगों को इंसेंटिवाइज करता है, अधिक से अधिक हाथों में पैसा छिड़क देता है, जाइए खर्चा कीजिए, सेविंग बढ़ाइए, सेविंग कम कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इन द बैंकिंग सेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन चीज़ों को मॉनिटर करता है बैंकिंग सेक्टर के लिए? कैश फ्लो विद बैंक्स, क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, सुपीरियस ट्रांजेक्शन। आरबीआई का क्या क्या मॉनिटर है यार, मॉनिटरिंग बैंकिंग सेक्टर में वो क्या क्या मॉनिटर करता है, कैश फ्लो को मेंटेन करता है क्या? सब के सब सही है। बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। जितना आपको डिपॉजिट मिलता है बैंक को, उसमें से एक निश्चित अमाउंट को क्या करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है अपने पास, जिसको हम CRR SLR पढ़े होंगे। RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance. Similarly, RBI sees that the banks give loan not just to profit making business. ऐसा नहीं है कि बैंक जो लोन दे रही है वो केवल और केवल प्रॉफिट उद्देश्य से और केवल गिने चुने लोगों को दे रही है, क्रेडिट को दे रही है, छांट छाट के दे रही है, ऐसा नहीं। बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर को होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को होना चाहिए, स्मॉल बर्वर्स को होना चाहिए। इसके लिए उन्हें आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्म्स है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसको बोलते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है प्रत्येक बैंकों को। बैंक्स नीड टू रिपोर्ट superior transaction to the Financial Intelligence Unit. The norms are regulated by RBI. Next question है, consider the following statement regarding currency deposit ratio CDR. It is calculated only with respect to term deposit held by in the public in banks. जो currency deposit ratio होता है, इसमें केवल और केवल क्या
टर्म डिपॉजिट को ही कैलकुलेट किया जाता है जो पब्लिकों के द्वारा किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी। ये कैपिटल जो सीडीआर है जो डिपॉजिट किया गया है वो वास्तव में लिक्विडिटी को प्रेफरेंस करता दिखाता है क्या। इट जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ये सीडीआर घटेगा कि बढ़ेगा बताइए। कैपिटल डिपॉजिट रेशियो, आप अधिक से अधिक जमा कब कीजिएगा, पूजा पाठ के दरमियान तो खर्चा कीजिएगा ना। तो चलिए, आई थिंक सी इज द राइट आंसर, 2 और 3 सही है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ द होल्ड इन द बैंक। मतलब आपके हाथ में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो करेंसी हेल्ड इन माई सेल्फ टू दी करेंसी हेल्ड बाय दी बैंक, उसका रेशियो तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा। अगर मेरे हाथ में ज़्यादा होगा तो सीडीआर का वैल्यू ज़्यादा होगा, और सीडीआर जो है फेस्टिव सीजन में ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि हम अधिक से अधिक मेरे पास रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट कम करेंगे। सपोज इफ ए पर्सन गेट 1 रुपया, सी विल पुट रेस 1 1/1 प्लस सीडीआर। तो इससे क्या होगा, देखो 1 प्लस सीडीआर in her bank account, the keep it CDR but a 1 plus CDR in cash. If it reflects people's preference for liquidity, इससे पता चलता है वो लोग कितना बचत करना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं। It is purely behavioral parameter which depends among other things on the seasonal pattern of expenditure. For example, CDR increase during the festive season as the people convert deposit to the cash balance or making extra expenditure during the such periods. CDR जो होगा वो एक से ज़्यादा दिखेगा, एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग खर्च ज़्यादा करना चाहते हैं, लोग अपने पास पैसा ज़्यादा रखना चाहते हैं, ना कि बैंकों में डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसलिए CDR का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा, आई मीन ज़्यादा होगा। Consider the following statement. Under the preferential trade arrangement (PTAs), a country can offer trade preference such as a lower or zero tariff to a trade partner unilaterally. In international trade agreement, preferential trade arrangements and partial scope agreement is used interchangeably. इनकरेक्ट पूछा है तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं लग रहा है क्या, इससे डू इनकरेक्ट है। इंटरचेंजेबली नहीं होता प्रेफरेंस। अगर हम किसी को प्रेफरेंसली ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा कि हम भी बदले में वही चाहें, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह से गुजरात डॉक्ट्राइन पे है, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स, दिस इज अ टर्म दैट इज यूज इन WTO फॉर ट्रेड प्रेफरेंस। ट्रेड को प्रेफरेंस करने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आप लोअर टैरिफ कर दीजिए, जीरो टैरिफ कर दीजिए, विच इज ए मेंबर में ऑफर टू अ ट्रेड पार्टनर यूनिलैटरली। यहाँ पर यूनिलैटरली शब्द जो है ना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका अगर मानते हैं बांग्लादेश को ट्रेड प्रेफरेंस दे रहा है तो बदले में ये थोड़ा चाहे कि बांग्लादेश भी अमेरिका को ट्रेड प्रेफरेंस दे, तो ये यूनिलैटरली होता है। दिस इंक्लूड्स जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें GSP शामिल हो सकता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम हो सकता है, अंडर विच डेवलप्ड कंट्रीज ग्रांट प्रेफरेंशियल टैरिफ्स टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। जनरली वो कहते हैं कि आप अपना सामान भेजिए बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का, बिना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी का या ना के बराबर टैरिफ का, आपको आपके सामान को हम स्वागत करेंगे ताकि आपका भी कंट्री हमारे देश के साथ कदम से कदम ताल मिला के आपके आपके साथ चले। ओवरऑल विद इन द ब्रॉड कैटेगरी, और अगर बहुत बड़े बात करें ऑफ द PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, वन कैन डिस्टिंग्विश 5 फॉर्म। इसके 5 प्रकार होते हैं जनरली। एक तो पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट होता है। पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट इज द ओनली ए पार्शियल इन स्कोप, नाम से स्पष्ट है। पार्शियल मीनिंग इट अलाउज फॉर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स। ऐसा नहीं कि सब चीज़ों में आपको हम छूट दे देंगे, इसमें हम कुछ चुनिंदा चीज़ों को छूट देंगे आपको, ठीक है। दूसरा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। A free trade agreement is a preferential arrangement in which members reduce tariffs on trade among themselves while maintaining their one tariff rates for trade within non-members। लेकिन इसके जो मेंबर्स नहीं है उसके लिए तो टैरिफ मेंटेन रहेगा, बाकी कुछ जिसके लिए है उसको हम लोग टैरिफ उसका जीरो भी कर सकते हैं। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन विच मेंबर्स अप्लाई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ शेड्यूल टू इम्पोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर्स। उसी तरह का ही है, बस नॉन मेंबर्स के साथ जारी रहेगा टैरिफ का काम। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट इज ए कस्टम यूनियन
where movement of factors of production is relatively free amongst the member countries, जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन कॉमन मार्केट को फॉलो करता है, क्योंकि उनके जो बाजार में जो सामानों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है ना, उसमें मतलब एक तरह से समझ लीजिए कस्टम ड्यूटी ना के बराबर हो ही नहीं, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक यूनियन, an economic union is a common market where member countries coordinate macroeconomic and exchange rate policy। तो इकोनॉमिक यूनियन में जो मेंबर प्लेयर है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरल फंड्स रेट, एफएफआर। फेडरल फंड्स रेट, उसके बारे में बताना है। द फेडरल फंड रेट इज द इंटरेस्ट रेट at which commercial banks in US borrow from each other overnight. Like in India, where the RBI decides the repo rate, Federal Reserve directly specifies the federal funds rates. When the Federal Reserve wants to raise the prevailing interest rates in US economic, it reduces the money supply. Of course, आजकल तो यही हो रहा है, क्योंकि यूएस में पूरी तरह से मंदी जैसा स्थिति, आई मीन मंदी बोलते हैं, मंदी जैसी स्थिति है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्वाभाविक है, वहाँ पर जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व जो है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दी है, जिसका चिंता भारत और भी इमर्जिंग कंट्रीज है उसको दिख रहा है, क्योंकि उनकी रुपये जो है और डेप्रिसिएट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से एफडीआई जो है वो वापस खींच के वापस अपने फेडरल बैंक में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और रुपया या फिर और भी जो इमर्जिंग कंट्रीज की जो मुद्राएं हैं वो धड़धड़ा के फॉल कर जाएगी। तो सही बात है, देखते हैं, लेट्स सी एवरीथिंग इज राइट या वन इज राइट। एक और तीन सही है। व्हाट इज द फेडरल फंड्स रेट एंड हाउ डज यूएस फेड ट्विक इट, कैसे काम करता है? FFR is the interest rate at which commercial bank in US borrow from each others overnight। FFR जैसे हम लोग के यहाँ पर कॉल मनी मार्केट होता है ना, एग्जैक्टली कि फोन लगाया एक बैंक दूसरे बैंक को एक रात के लिए पैसा दे दिया, उसी तरह यूएस में भी होता है कि कमर्शियल बैंक जो है ना एक दूसरे से बातें करते हैं रात के लिए, एक रात के लिए आप एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पर आप अपना उधार दे दीजिए हमको। इफ बैंक बोरो एट अ हायर रेट्स फ्रॉम ईच अदर्स, दे विल ऑल्सो लेंड द मनी टू द कंज्यूमर एट हायर रेट। स्वाभाविक है, अगर एक बैंक दूसरे बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट में लोन देता है, तो वो जो बैंक है वो भी हाई इंटरेस्ट रेट ग्राहकों से चुका लेगा। नाउ अनलाइक इन इंडिया, मतलब भारत के जस्ट विपरीत, वेयर द आरबीआई डिसाइड, जहाँ पर आरबीआई डिसाइड करता है व्हाट द रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स विल बी। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस द फेड कांट डायरेक्टली स्पेसिफाई द एफएफआर। यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक ऐसा काम नहीं करता है, वो भारत के आरबीआई की तरह नहीं है, दखलंदाजी नहीं करता बैंकों के कामों में ज़्यादा, बल्कि इट ट्राइज टू टारगेट द एफएफआर बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। लेकिन उसका उद्देश्य जो होता है वो मनी सप्लाई पे ध्यान होता है। सो व्हेन द फेड वांट्स टू रेज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द यूएस इकोनॉमी, इट रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को ही रोक देता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर। दिस फोर्सेस एवरी बैंक, और जब इससे क्या ना बैंकों पे एक दबाव आ जाता है इन द इकोनॉमिक में, to change higher interest rates. The process starts with the commercial bank, with the charging higher interest rates to lend each others overnight loans। तो समझ गए? तो आरबीआई के जस्ट विपरीत एफएफआर जो है वो क्या करता है, बताइए क्या करता है? वो जो है ना कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई को रोकता है। व्हेन the process starts with the commercial banks charging higher interest rates and lend to each other for overnight loan। Okay, next question. The problem of international liquidity is related to non-availability of what? Problem of international liquidity अभी तरलता किससे जुड़ा हुआ है? डॉलर एंड हार्ड करेंसी। Dollar and hard currencies are used for payment in the international trade, investment, and liquidation of the international debt. So, if there is a shortage of liquidity, this means scarcity of dollars and hard currency to carry on
द एबव ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात है, हार्ड करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जिसकी मांग बहुत ज़्यादा हो, जिसका स्वीकृति ज़्यादा हो, और ये है डॉलर। तो जब इसकी कमी होगी तो स्वाभाविक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लिक्विडेशन, इंटरनेशनल डेब्ट बढ़ता जा रहा है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज चार्ज अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आया, direct tax revenue is charged against service provided by the government. Non-tax revenue includes interest charge on loans advanced by the government for various purpose. ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू फाइन भी होता है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो पैसा मिलता है, हालांकि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इज ए चार्ज ऑन इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल और इंटिटी, तो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जो लोग डायरेक्ट कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू, दैट इज चार्ज ऑन इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल और एंटिटी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। एंड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज चार्ज अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि चार्ज किया जाता है सर्विस जो भारत सरकार दे रही है उसके लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एडवांस बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस पर्पस। तो आप सरकार से जो लोन लेते हैं, मतलब लोन तो देता ही है सरकार, बैंक, उस पर जो चार्ज लगता है, क्योंकि राज्य सरकार को जो लोन मिला तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है, टैक्स तो है नहीं ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिल्ट फंड। गिल्ट फंड्स, गिल्ट फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है? These funds are invested only for the short duration, gilt less than 91 days. They are impacted by the interest rate movement. Of course, interest rate movement से होगा ही प्रभावित। तो चलिए, इसके सही जवाब है बी और एक और तीन। और ये भाई गिल्ट्स फंड और म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स है दैट इन्वेस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ध्यान रहे, ये केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट होता है। Guild funds are the mutual funds that invest only government securities. Since guild funds invest only in government bonds, investor are protected from credit risk. तो सरकार के बॉन्ड में जब आप पैसा लगे तो उसको डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। The instruments where these funds invest have sovereign guarantee, yeah, hence do not default. Risk is associated with these instruments. इसमें रिस्क एसोसिएशन बहुत कम होता है, रिस्क बहुत कम होता है। These funds can have different maturity profiles. Some may be short term, while other medium term, long term. Like any other bonds, these funds too have interest rate link in them. उसमें भी interest मिलता है. They are impacted by the interest rate movements. The concept of fallback liability, sometimes in news. क्या है ये fallback? E-commerce rule. E-commerce rule defined fallback liability. The liability of the marketplace e-commerce entity, the liability of the marketplace इन्वेंट्री प्लेस सुनते ही होंगे आप। देखिए, ई कॉमर्स का झंझट क्या है। ई कॉमर्स शुरुआत में किस लिए आई थी पता है? वो शुरुआत में आई थी कि एक सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर के रूप में काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे ना एमएनसीज के द्वारा इतना दिमाग लगाया गया कि ये न केवल अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्कि अब तो गोदाम बना लिए हैं, सब कुछ बना लिए हैं और माल भी बेच रहे हैं। तो इससे हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग वाले हैं, उनका तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि ई कॉमर्स के माध्यम से उनको बड़ा मार्केट मिल जाएगा और वो सामान भी अपना बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से खतरा है। तो ई कॉमर्स रूल्स डिफाइन फॉल बैक लाइबिलिटी। तो इसके लिए एक फॉल बैक लाइबिलिटीज है। द लाइबिलिटी ऑफ द मार्केट प्लेस ई कॉमर्स इंटिटी, जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स इंटिटी वेयर seller registered with such entity fails to deliver the goods or service ordered by a consumer due to the negligent conduct, omission, or commission of any act by such seller in fulfilling the duties and liabilities in the manner as prescribed by the marketplace e-commerce entity। होता क्या है कि जब आप ई कॉमर्स से कोई सामान मंगाते हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद वो सामान नहीं पहुंच पाता है, डिलीवर नहीं हो पाता है, तो आपको कंज्यूमर को कारण तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, एक कमीशन ऑफ एनी एक्ट by such seller in fulfilling the duties and liabilities in manner as prescribed by the marketplace e-commerce rule, which
कॉज लॉस ऑफ कंज्यूमर, ताकि ये जो ना डैमेज को कम से कम कर पाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोस्ट्रो अकाउंट। अभी चर्चा में था बोस्ट्रो अकाउंट। बोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स। एक नोस्ट्रो एक बोस्ट्रो, ठीक है। तो ठीक है, बोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर ए फॉरेन बैंक in the domestic bank currency or an Indian entity. In the case of trade with a foreign country, payments in rupee for the export and import of goods will be go to these Bostro accounts. The objective behind the permitting Bostro accounts is to promote growth of global trade with emphasis on export from India and to support the interest of the global trading community in rupee. तीन बिल्कुल सही है और डी भी सही है, पूरा का पूरा सब सही है। नवंबर 15 में गवर्नमेंट अनाउंस दैट 9 स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट हैव बीन ओपन। 9 प्रकार के नया बोस्ट्रो अकाउंट खुला गया विद 2 इंडियन बैंक्स, 2 इंडियन बैंक में, आफ्टर परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू फैसिलिटेट ट्रेड इन रूपी इन द वेक ऑफ सैंक्शन ऑन रसिया। चूंकि रसिया पे यूक्रेन हमला के कारण अमेरिका के द्वारा बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया गया, तो अब उसके पास डॉलर की कमी हो गई है और डॉलर की कमी न कर दी। ओवरऑल आप समझ लीजिए, यूएस और यूरोपियन कंपनी के द्वारा रसिया पर सैंक्शन लगाया गया, तो रसिया और भारत के बीच ट्रेड किस प्रकार से हो, तो एक नया अकाउंट खोल दिया गया 2 बैंकों में आरबीआई के परमिशन से, दैट कॉल्ड बोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, ये बोस्ट्रो अकाउंट्स है। तो बोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट ए डोमेस्टिक बैंक, अब बैंक के पास एक वो अकाउंट होगा दैट ए डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर ए फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक करेंसी। तो जो रसिया का जो फॉरेन बैंक है उसके पास उसका जो अकाउंट होगा वो भारत के डोमेस्टिक बैंक में होगा, जिसको बोस्टो अकाउंट बोलेंगे, इन द डोमेस्टिक बैंक करेंसी विच इन केस ऑफ इंडिया इज द रूपी। द आरबीआई अलाउडेड 9 सच अकाउंट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल बैंक एंड यूको बैंक। In this case of trade with Russia, payment in rupee for the export, जो चीज एक्सपोर्ट होगा वो रूपी में पेमेंट होगा, ठीक है। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड विल बी गो टू दिस बोस्ट्रो अकाउंट्स। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विल गो टू दिस बोस्ट्रो अकाउंट्स। तो इम्पोर्ट जो होगा ना, तो सीधी सी बात है, इन द केस ऑफ ट्रेड विद रसिया, पेमेंट इन रूपी फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विल गो टू दिस बोस्ट्रो अकाउंट। तो पेमेंट जो होगा ना वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए वो बोस्ट्रो अकाउंट में चला जाएगा। द ओनर्स एंड द बेनिफिशियरी ऑफ दिस मनी विल बी द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स इन बोथ द कंट्रीज। इसके जो मालिक, इसका जो ओनर होगा वो कौन होगा, ओनर एंड बेनिफिशियरी ऑफ दिस मनी, तो एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर इन बोथ द कंट्रीज। द बैंक्स विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ मनी ट्रांसफर। What is nostro account? एक है बोस्ट्रो, एक नोस्ट्रो। Two kinds of account, बोस्ट्रो and nostro, are often mentioned together. ध्यान रहे, both बोस्ट्रो and nostro are technically the same type of account, with the difference being who opens the account and where। ये अकाउंट कौन खोला है और कहाँ खोला है, इस पे ही अंतर है। तो सोच लीजिए, अगर इंडियन बैंक, इफ एन इंडियन बैंक लाइक द एसबीआई wants to open account in यूनाइटेड स्टेट, अगर इंडियन बैंक सपोज एसबीआई वहाँ अगर ओपन अकाउंट खोलना चाहता है यूनाइटेड स्टेट में, तो इट विल बी इन टच विद बैंक इन द यूएस। तो यूएस के जो बैंक है उसके टच में रहेगा, विच विल ओपन ए नोस्ट्रो अकाउंट। तो वो क्या करेगा, विच विल ओपन ए नोस्ट्रो अकाउंट एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर एसबीआई इन डॉलर्स। तो कौन खोल रहा है, यूएस खोल रहा है, इसके दर्ज पर आरबीआई के कहने पर अब वो जो अमाउंट जो ट्रांसफर होगा वो नोस्ट्रो अकाउंट में होगा और उसको देखेगा, ठीक है। तो कौन खोला इसमें, तो यूएस का, उसको नोस्ट्रो बोलेंगे। अकाउंट ओपन बाय द इंडियन बैंक इन द यूएस विल बी नोस्ट्रो। अकाउंट ओपन बाय द इंडियन बैंक इन द यूएस विल बी ए नोस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडियन बैंक, while for the US बैंक, while for the US बैंक अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज ए बोस्ट्रो। तो यूएस के लिए वो बोस्ट्रो होगा, भारत के लिए वो नोस्ट्रो होगा। तो नोस्ट्रो फॉर इंडिया, इंडिया याद नहीं करना आपको, बस आप समझ लीजिए कि जो खोलेगा, ठीक है, जिसका अकाउंट होगा उसका नोस्ट्रो अकाउंट, और जहां होगा वो बोस्ट्रो अकाउंट।
What lead to the creation of बोस्ट्रो accounts? क्या फायदा होगा इससे? 1 जुलाई 11 जुलाई RBI put in a place a mechanism to settle international trade in rupee in order to promote growth of global trade with emphasis on export from India and to support increasing interest of global trading community in rupee. According to the central bank authorized dealer, banks in India have been permitted to open rupee bostro accounts. According for settlement of the trade transaction with any country, AD Bank in India may open a special rupee bostro account of correspondence bank of the partner trading country. Consider the following statement. Singapore has highest biggest foreign portfolio investment in India. Sustained fall in US bond yield. बॉन्ड यील्ड्स यानी बॉन्ड यील्ड्स मतलब घट रहा है, गिर रहा है, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, इसका मतलब सब लोग बॉन्ड का प्राइस का बढ़ने का मतलब क्या समझते हैं आप? बॉन्ड प्राइस का बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में एक तरह से बूमिंग नहीं बल्कि जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो मंदी जैसी हालात है। तो ऑफकोर्स ये उल्ट सस्टेन फॉल इन यूएस बॉन्ड यील्ड कैन लीड टू इंक्रीज इन एफबीआई इन इंडिया. Pull out of foreign portfolio investment from India is the major concern for Indian stock market and not for the RBI. ऐसा देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब भारत से बाहर निकलेगा तो उससे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो झटका पड़ेगा ही, लेकिन ये आरबीआई के लिए चिंता का विषय नहीं है। आरबीआई के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो भी तो प्रभावित होगा। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट। इसमें करेक्ट तो है सिर्फ और सिर्फ बी, ओनली टू, क्योंकि तीसरा गलत था। तो सस्टेन फॉल इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स इज ए पॉजिटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। स्वाभाविक है, वहां पर मंदी से स्थिति होगी। सिंस इन्फ्लेशन इन यूएस शोइंग ए मॉडरेटिंग ट्रेंड, dollar and US bonds are declining. Dollar and US yields are declining. This means FPIs are likely to buy more in coming days. Pullout of FPI was a major concern for policymakers and central bank as the rupee came under pressure. The RBI was forced to use dollar for its forex kitty to stabilize the currency. RBI was forced to use dollars from its forex kitty to stabilize the currency, क्योंकि आरबीआई को डॉलर बाहर फेंकना पड़ेगा ताकि मेंटेन हो जाए। इफ एफपीआई कंटिन्यूज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट, अगर लगातार एफपीआई कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट विच इज लाइकली if US inflation come down further and Fed slow its rates hikes, it will be bring more confidence among the market players, of course. Singapore recently surpassed the Mauritius to become the second biggest FPI investor in India. The US continue to be a टॉप में सबसे ऊपर है यूएस, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैरिफ रेट कोटा TRQ. Tariff rate quota is a mechanism that allows import of a set of quantity of a specific product. They are used on a wide range of products, but most are in agriculture sector. No. It's a D is incorrect, कोई भी incorrect नहीं है। TRQ is a mechanism that allows import of a set of quantity of a specific product. सीधी सी बात है, एक तरीका है यार इंपोर्ट को कितना घुसना देना है नहीं देना है, ठीक है। अलाउ इंपोर्ट ए सेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। टेरिफ कोटा आर यूज ऑन ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बट खास करके इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या आता है। सीरियल्स, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन, and sugar is also protected in most producing countries. Commerce Ministry Arms Director General of Foreign Trade DGFT has introduced an online system for traders who seek tariff rate quota for imports.
a move aimed at promoting ease of doing business in country. Thank you, thank you, thank you.